नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत और पॉवलॉक के सिद्धांत को हमने कंप्लीट कर लिया। जो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। दोस्तों, पेपर में प्रश्न आ जाए आपसे कि सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों आपको अच्छे से मालूम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या दोस्तों कौन सा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पेपर में कहीं ना कहीं ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक प्रश्न ये है इसका, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था वो दिया था दोस्तों किसने? B.F. स्किनर ने। किस दोस्तों? B.F. स्किनर ने। और सिद्धांत बना दोस्तों 1938 के अंतर्गत 38। दोस्तों यदि इसका पूरा नाम पूछता है आपसे, बुरहक फ्रेडरिक स्किनर। बुरहक फ्रेडरिक स्किनर। दोस्तों सबसे जो मुख्य बात है, इसने जो प्रयोग किए दो प्राणियों पर किए। दोस्तों इसने जो प्रयोग किए किस पर किए दोस्तों? दो प्राणियों पर। एक का नाम क्या था दोस्तों? चूहा, और एक कौन था दोस्तों? कबूतर। प्रश्न आ जाए, स्किनर ने निम्न में से किस पर प्रयोग नहीं किया? स्किनर ने निम्न में से किस पर प्रयोग नहीं किया? दोस्तों यदि क्रम से पूछे, दो दो का सेट पूछे तो आप लोग आराम से कर सकते हो। दोस्तों इसकी पुस्तक, जिसने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक में दर्शाया, यदि प्रश्न आ जाए कि स्किनर ने अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में जो सिद्धांत को बताया, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? साइंस इज ह्यूमन। साइंस इज, पेपर में प्रश्न आता है आपसे, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों स्किनर ने अपनी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में दो पुस्तक लिखी थी। एक तो साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर और एक दूसरी पुस्तक का नाम था दोस्तों द बिहेवियर। दोस्तों याद रखना इन पुस्तकों को, यदि पेपर में आ जाए आपसे कि स्किनर की निम्न में से पुस्तक कौन सी नहीं है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये दोनों पुस्तक हमारी लोग क्लियर है। एक तो साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिद्धांत के बारे में जो स्किनर ने अपने को बताया। दोस्तों सबसे पहले जो मुख्य बात है, क्रिया प्रसूत क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखने का जो मुख्य बिंदु है कि क्रिया प्रसूत क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि क्रिया प्रसूत, एक बालक को पहले पुनर्बलन मिल गया। तो दोस्तों पुनर्बलन मिल गया एक बार, जब वो पुनर्बलन बिल्कुल पॉजिटिव हो। पुनर्बलन कैसा हो दोस्तों? पॉजिटिव। याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या है। एक बार बालक को क्या दिया आपने? पुनर्बलन दिया। बच्चा आज कुछ पढ़ के आया है, आपने उसको वेरी गुड शाबाश कहा, एक बार दिया। अब दोस्तों वो क्या होगा? घर पर जाकर बार बार पढ़ेगा कि यार आज मेरे को मैडम ने या सर ने मेरे को वेरी गुड कहा है, अच्छा कहा है, बहुत सुंदर कहा है। दोस्तों फिर बार बार वो पढ़ेगा, फिर उसके व्यवहार में क्या आएगा? वांछित परिवर्तन। पुनर्बलन के बाद की गई क्रिया, पुनर्बलन के बाद की गई क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिया प्रसूत कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं जिसमें उद्दीपक का अभाव रहता है। क्या दोस्तों? उद्दीपक का क्या रहेगा? अभाव। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उद्दीपक का अभाव कैसे सिद्धांत में। देखो दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली थी उद्दीपक, प्रयोग था उद्दीपक थी मछली। और पॉवलॉक के सिद्धांत में दोस्तों रोटी का टुकड़ा था क्या? जो उद्दीपक था। और आपसे यदि यहाँ प्रश्न पूछता है कि उद्दीपक का अभाव किस सिद्धांत में था, तो आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दोस्तों मैं आपको अभी कर देता हूँ कि इस सिद्धांत को उपनाम कौन कौन से पेपर में, मान लो यदि क्रिया प्रसूत नहीं आया है तो इसके उपनाम में से पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। लगातार प्रयास करना। क्या दोस्तों? लगातार प्रयास करना क्या कहलाता है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों इसने अनुक्रिया पर बल दिया, ये मैं चीज़ समझाऊंगा आपको। इसने किस पर बल दिया दोस्तों? अनुक्रिया पर बल दिया है। किसने?
कार्य करवाया है, उद्दीपक का अभाव है, तो अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों इसको, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पूछे तो आपसे आंसर जाएगा दोस्तों उसका क्या, पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पूछता है तो आंसर जाएगा दोस्तों कौन सा, पावलोव। और नैमित्तिक अनुबंधन पूछता है तो दोस्तों उसका आंसर होगा कौन सा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। दोस्तों इसी सिद्धांत को श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या दोस्तों, श्रृंखला, ये मैं आपको बताऊंगा कि नाम कैसे आए, श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों इसी को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, इसके उपनाम भी याद रख के जाना आप। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्य के प्रतिबद्ध होना, कार्य करना, ये बताऊंगा मैं आपको। चूहे ने कबूतर ने बिल्कुल लगातार वर्ग किया, इसलिए सिद्धांत को क्या कहा इसने, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। दोस्तों इसको क्या और क्या कह सकते हैं हम लोग, यदि आपसे आता है तो दोस्तों इसको कहेंगे हम क्या, साधनात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। साधनात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। साधनात्मक प्रतिबद्धता का मतलब दोस्तों इसमें एक स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया था, साधन का प्रयोग किया गया था, इसलिए दोस्तों इसको क्या, साधनात्मक सिद्धांत की संज्ञा दी किसने, स्किनर ने। दोस्तों इसी सिद्धांत को स्किनर ने कहा संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत, कि बच्चे को बिल्कुल पुनर्वलन मिलता है, संभावित है, बच्चा कार्य करेगा तो उसको पुनर्वलन मिलेगा, संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत। पेपर में प्रश्न आ जाए संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्तों आंसर जाएगा आपका कौन सा, स्किनर। इसी सिद्धांत को दोस्तों रिक्त प्राणी उपागम भी कहते हैं, इसी सिद्धांत को रिक्त प्राणी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये सिद्धांत एस आर पर है या आर एस पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एस आर पर है या आर एस पर है। दोस्तों देखो थॉर्नडाइक ने पहले क्या बताया था, उद्दीपक, बाद में क्या की थी दोस्तों, प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक ने क्या बताया था पहले दोस्तों, उद्दीपक, बाद में क्या की थी इसने, प्रतिक्रिया। और दोस्तों याद रखना इसने यहाँ पर जो स्किनर ने जो प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया दोस्तों, रेस्पॉन्स शब्द का प्रयोग नहीं किया है, रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया है। किसका, रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया है। इसने पहले इसने चूहे कबूतर से क्या बोलता है, अनुक्रिया करवाई है, वर्ग करवाया है, बाद में इसको मिला दोस्तों क्या, उद्दीपक। क्या मिला दोस्तों, उद्दीपक। पेपर में प्रश्न आ जाए एस आर के सिद्धांत को, एस आर के सिद्धांत को आर एस सिद्धांत में परिवर्तन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। अभी मैं आपको सब ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। अभी एस आर के सिद्धांत को आर एस में परिवर्तन करने वाला मनोवैज्ञानिक, दोस्तों आंसर जाएगा उसका कौन सा, स्किनर। दोस्तों अनुबंधन दो प्रकार का होता है, एक एस टाइप, दोस्तों एक आर टाइप। अनुबंधन प्रश्न आ जाए कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक एस टाइप और एक कौन सा, आर टाइप। प्रश्न आ जाए एस टाइप का जनक कौन, थॉर्नडाइक। क्या दोस्तों, थॉर्नडाइक। और यदि आपसे प्रश्न पूछे आर टाइप का जनक कौन दोस्तों, तो क्या आंसर जाएगा उसका, स्किनर। क्या जाएगा आंसर, स्किनर। अब ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि क्रिया प्रसूत को पुनर्वलन का सिद्धांत क्यों कहते हैं, उद्दीपक भाव का सिद्धांत कैसे कहते हैं, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत कैसे कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कैसे कहते हैं, श्रृंखला अधिगम सिद्धांत क्यों कहा गया है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधनात्मक, संभावित पुनर्वलन, रिक्त प्राणी उपागम, आर एस का जो सिद्धांत है दोस्तों, इन शब्दों को आप लोग क्लियर करते चलना। मैं आपके सामने ये पूरा सिद्धांत को क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्रश्न अपना पेपर में किसी भी स्थिति में यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, विशेषकर आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो ये प्रश्न पेपर में आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रयोग की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रयोग की। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में किन दो प्राणियों पर प्रयोग किया, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा क्या, कबूतर और चूहे पर। किस पर दोस्तों, कबूतर और किस पर, चूहे पर। दोस्तों मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सीखना। दोस्तों यह है एक स्किनर बॉक्स। क्या दोस्तों, प्रश्न आ जाए स्किनर बॉक्स। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो बॉक्स का नाम रखा था वो था पजल बॉक्स। क्या नाम था दोस्तों उसका, पजल बॉक्स। पजल बॉक्स का मतलब उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स का मतलब उलझन बॉक्स। दोस्तों स्किनर बॉक्स को वर्तमान में क्या कहते हैं, मानव प्राधिकरण बॉक्स।
क्या कहते हैं दोस्तों, मानव प्राधिकरण बॉक्स। दोस्तों मानव प्राधिकरण बॉक्स कहा गया है, इसने सबसे पहले इसमें किसको बंद किया दोस्तों, चूहे को बंद किया। किसको बंद किया दोस्तों, चूहे को बंद किया। ये दोस्तों इसने चूहे को क्या कर दिया, इसमें बंद कर दिया। सबसे मुख्य बात क्या थी दोस्तों, इसमें उद्दीपक नहीं था, कोई रोटी का टुकड़ा नहीं था, कोई मछली नहीं थी, पर था क्या, यदि एक बॉक्स में इसने किसको बंद कर दिया दोस्तों, चूहे को बंद कर दिया, पर लेकिन इसमें दोस्तों किसका अभाव था, उद्दीपक का। ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है जिसमें उद्दीपक का अभाव रहता है। प्रश्न आ जाए, उद्दीपक का अभाव रहने की स्थिति कहलाएगी क्या, क्रिया प्रसूत। क्या कहलाई दोस्तों, क्रिया प्रसूत। अब दोस्तों क्या होता है, सीखने का प्रयास करना, चूहा इधर जाता है इधर जाता है, बहुत समय इसको, मान लो यदि चूहा एक पिंजरे में बंद है, कोई प्राणी या हम भी बंद हैं, तो दोस्तों भूखे प्यासे हम 1 या 2 या 3 घंटे आराम से रह सकते हैं, पर उसके बाद ऑटोमेटिक हमको दोस्तों उद्दीपक की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चूहा इधर जा रहा है इधर जा रहा है, पर लेकिन सबसे बात है दोस्तों, कम जो पिंजरा था, स्किनर बॉक्स था, वो दोस्तों उसमें अंधेरा था। क्या था दोस्तों, अंधेरा था। अब चूहा जाता है, इसको मालूम नहीं है भोजन क्या है। दोस्तों इसमें एक ऐसा लीवर लगा हुआ था, एक ऐसा खटका लगा हुआ था कि जिस पर पैर रखते हैं या जिस पर कोई हलचल होती है तो दोस्तों कमरे में उजाला होता है, बॉक्स में उजाला होता है दोस्तों। और साथ में यहाँ पर एक भोजन भी था, एक प्याली में एक क्या था दोस्तों, भोजन भी था, जिसको कहते हैं हम उद्दीपक। क्या दोस्तों, उद्दीपक। जैसे चूहा घूम रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, अचानक इसका पैर किस पे जाता है दोस्तों, लीवर पर आ जाता है। तो दोस्तों किसको प्राप्त कर, और कमरे में क्या जल जाती है दोस्तों, लाइट जल जाती है, ऑन हो जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेता है दोस्तों। तब जाके इसको क्या मिलता है, उद्दीपक। तो दोस्तों इसने पहले क्या करवाई, इस पर अनुक्रिया। क्या करवाई दोस्तों, अनुक्रिया। बाद में क्या मिला है दोस्तों, इसको उद्दीपक मिला है। फिर ये स्थिति बाद में ऐसी होती गई, 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार सतत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, लगातार यही काम प्रयास करवाता रहा। एक दिन चूहे को मालूम चल गया कि यार इधर की ओर जाने से, इस पर जो हम लोग इधर अंधेरे में इस साइड जाते हैं और इस पर अपना पंजा आता है तो लाइट ऑन होती है। तो दोस्तों फिर बाद में क्या मिलता है, अपने को उद्दीपक मिलता है। दोस्तों याद रख लेना, किस मनोवैज्ञानिक ने अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया। अनुक्रिया का मतलब होता है दोस्तों आर, उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस। प्रश्न आ जाए, एस आर थ्योरी को आर एस में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था दोस्तों, राइट आंसर जाएगा उसका कौन सा, स्किनर। थॉर्नडाइक ने एस आर का सिद्धांत दिया था, एस आर को आर एस में परिवर्तन करने वाला मनोवैज्ञानिक था दोस्तों कौन सा, स्किनर। इसी सिद्धांत की दोस्तों अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ आगे। जो बताया था उसका नाम था दोस्तों क्या, यदि आपको पता है, कबूतर पर। किस पर प्रयोग किया था दोस्तों, कबूतर पर। ये थ्योरी थी दोस्तों किसकी, चूहे की। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम, इसने उसी स्किनर बॉक्स में, मानव प्राधिकरण बॉक्स में दोस्तों किसको बंद कर दिया, कबूतर को। किसको बंद कर दिया दोस्तों, कबूतर को बंद कर दिया। कबूतर को जब बंद कर दिया गया तो दोस्तों अब इसके सामने भी क्या है, किसी प्रकार का कोई उद्दीपक नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपक नहीं था। किसके सामने दोस्तों, कबूतर के सामने। अब क्या स्थिति आती है, जब कबूतर, इसमें मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि एक प्राणी 1 या 2 घंटे भूखे प्यासे रह सकता है, और स्किनर भी कह सकता है किसी को ज़्यादा भूखा नहीं रखना है, ठीक है। उद्दीपक उसको बाद में दिखाना है। देखो दोस्तों अब क्या होता है, कबूतर इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उड़ रहा है, पंख मार रहा है, पंजे मार रहा है, हट पटा रहा है। अचानक दोस्तों इसका एक यहाँ पर था लीवर, जिसका नाम था दोस्तों क्या, अनुक्रिया। क्या दोस्तों, अनुक्रिया, या हमको अभी यहाँ पर अनुक्रिया या प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि आपको पता हुआ है थॉर्नडाइक ने प्रतिक्रिया शब्द बताया था, अनुक्रिया शब्द किसने बताया था, पॉवलोव ने। यहाँ पर एक लीवर था, लीवर पर जैसे इसका पंजा आता है तो दोस्तों ऊपर से एक अन्न का दाना गिरता है, एक ही गिरेगा, ध्यान रखना दोस्तों, इस चीज़ का भी यहाँ पर एक प्रभाव है। एक अन्न का दाना गिरता है या उद्दीपक मिलता है, जैसे इस लीवर पे से उड़कर ये किसको प्राप्त कर लेता है, कबूतर, अन्न के दाने को। पर लेकिन दोस्तों इसको मालूम नहीं चला है कि ये उद्दीपक आया कहाँ से, यह भोजन किधर से आया। फिर दोबारा दोस्तों फिर उड़ता है, फिर भूख लगती है, अचानक पंजा इस पर आता है, फिर ऊपर से एक अन्न का दाना और गिरता है, फिर इसको उड़कर इसको प्राप्त कर लेता है। इसको दोस्तों मालूम चल जाता है कि यार इस पर क्या बोलते हैं, फुदकने से, उछल कूद करने से ऊपर से अन्न का दाना गिरता है, तो क्यों ना दोस्तों इस पर बार बार उछला जाए,
कूदा जाए तो इस पर दोस्तों बार बार उछलने लग गया, पंख मारने लग गया, फड़फड़ करने लग गया और ऊपर से दोस्तों अन्न की वृष्टि हो गई। तो दोस्तों इसने पहले क्या की, अनुक्रिया, बाद में क्या मिला दोस्तों उसको, उद्दीपक। तो सिद्धांत का नाम क्या हो गया दोस्तों, अनुक्रिया उद्दीपक। क्या दोस्तों इस पर कार्य करवाया, नहीं करवाया? हमने कहा था इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या दोस्तों इसने कार्य किया, नहीं किया? बिल्कुल किया, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। मैंने आपको एक नाम बताया था, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दोस्तों इसने नियम लगातार किया, नहीं किया? बिल्कुल किया। पर लेकिन दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, स्किनर ने अनुक्रिया और अनुक्रिया के बाद प्राप्त होने वाला उद्दीपक के बारे में एक विषय बात की थी कि बच्चे को पुनर्बलन दो, बच्चे को पुनर्बलन दो, एक के बाद एक तुरंत पुनर्बलन दो, देरी करने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मान लो दोस्तों यहाँ पर कबूतर अनुक्रिया कर रहा है, वर्ग कर रहा है, और यदि 1 घंटे बाद यदि अन्न का दाना आता है तो क्या दोस्तों कबूतर को मालूम चलेगा कि अन्न का दाना ऐसा आया है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि शिक्षा में इसका प्रयोग किसने कैसे किया है? यदि बच्चे ने क्लास में कुछ बताया है, तो यदि कुछ बताया है, आपने प्रश्न पूछा है, चाहे बच्चे ने टूटा फूटा कुछ भी बताया हुआ है, उसको उसी समय पुनर्बलन दो। शाबाश, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छे से प्रयास करना। इस तरीक़ा से बच्चे के लिए कुछ शब्द बोलो, चाहे शाब्दिक हो चाहे अशाब्दिक हो। ऐसा नहीं बच्चे ने क्या बोलते हैं, कुछ प्रश्न का आंसर दिया है और आप उसका आंसर क्लास निकलने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दे रहे, उसको मालूम नहीं चलेगा। तत्परता, जिज्ञासा, परिपक्वता सब रखी रह जाएंगी। क्योंकि जब क्लास के अंतर्गत आपने बच्चों को वेरी गुड कह दिया, पुनर्बलन कह दिया, तो बच्चा जरूर सीखेगा, अगले दिन और पढ़ के जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, नियमित रूप से डेली बच्चा पढ़ के जाएगा, तो दोस्तों कहते हैं क्या, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो दोस्तों जो सिद्धांत हुआ अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत अर्थात RS का सिद्धांत। एक बात याद रख लें दोस्तों, मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं, मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांत में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है ये। मनोविज्ञान में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत पेपर में प्रश्न आ जाए, क्योंकि दोस्तों थॉर्नडाइक पहले उद्दीपक दिखा रहा है, पोवलोक पहले उद्दीपक दिखा रहा है, ये उद्दीपक नहीं दिखा रहा है, ये बच्चे पर वर्ग करवा रहा है, कार्य करवा रहा है, ये देखो, फिर बाद में उद्दीपक मिल रहा है। प्रश्न आया था श्रोई एग्जाम में 3rd ग्रेड भर्ती में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रस्तुत संस्कृत की जो सूक्ति है वो अधिगम्य किस सिद्धांत पर आधारित है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी है। दोस्तों इसने पहले यहाँ पर कर्म किया है, बाद में मिला है इसको क्या, फल मिला है। इसलिए दोस्तों आप रीड की तैयारी कर रहे हो, पर लेकिन आपके सामने तो पहले से उद्दीपक है, आपके सामने दोस्तों पहले से क्या है, उद्दीपक है। रीड की तैयारी, शिक्षक बनना है, ये यहाँ पर आपका सिद्धांत लागू नहीं होगा। हाँ दोस्तों, आपके सामने यदि रीड की तैयारी नहीं है, आप लोगों ने 12वीं में, आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हो और पहले से आप जीके वगैरह की तैयारी करने लग जाते हो और किसी कंपटीशन का आप पेपर दे देते हो दोस्तों, आपकी जॉब लग जाती है, वो कहलाएगा वहाँ पर कौन सा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहलाएगा दोस्तों। तो याद रखना, जहाँ पर वर्ग करवा रहा है नैमित्तिक अनुबंधन कहलाएगा, नियमित रूप से, सतत, लगातार से। दोस्तों अब इसमें जो प्रश्न बचते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, स्किनर ने किन किन विषयों पर बल दिया है, तो दोस्तों उन चीज़ों को मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। अच्छे से सीखना दोस्तों। जो ये जो सिद्धांत है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न आ जाए जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है या ऐसा सिद्धांत जो बालक के शब्द भंडार में उपयोगी है, शब्द भंडार में, देखो दोस्तों उपयोगी सिद्धांत का किसमें दोस्तों, शब्द भंडार में। आज बालक 1 सीख के आया, 2 सीख के आया, ABCD सीख के आया, ALLE कुछ भी सीख के आया, आपने बच्चे को वेरी गुड कहा, पुनर्बलन दिया, एक के बाद एक तुरंत पुनर्बलन देना, बच्चा जल्दी सीखेगा। बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा, क्रिया प्रसूत। पर लेकिन प्रश्न पेपर में ऐसा जाए छोटे बालकों के लिए सिखाने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा दोस्तों, अभ्यास का सिद्धांत। तो उस समय सिद्धांत लगे कौन सा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने का सिद्धांत है। पेपर में आ जाए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाता है और चिंता को दूर करता है। आपने बच्चे को कुछ भी कहा, उसके लिए पुनर्बलन शब्द दिया, ऐसा सिद्धांत जो बच्चे का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और दोस्तों चिंता को दूर करता है। दोस्तों नाम आएगा कौन सा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। दोस्तों निदानात्मक क्रियाओं में, किसमें दोस्तों, निदानात्मक समस्या को पहचानना। बच्चे की समस्या भी पहचानी जा सकती है। बच्चा कुछ, जैसे बच्चे ने कुछ बोला है, हकला रहा है, तुतला रहा है, पूरा शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो निदानात्मक प्रक्रिया में या निदानात्मक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो लगेगा दोस्तों वो लगेगा कौन सा,
क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। एक मजदूर ऑटो चालक रिक्शा दिन भर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा करके घर पर भोजन करता है। पहले वर्ग किया है दोस्तों, फिर बाद में उसको भोजन मिला है, तो वो कहलाता है दोस्तों कौन सा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। समझ में आया दोस्तों? पहले वर्ग करना, बाद में क्या मिलना? उद्दीपक मिलना। तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा? स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग दोस्तों अच्छे से याद रखना कि ये क्या है। मैं आपके लिए थोड़ा सा एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। पावलोव और स्किनर की इन दोनों में अंतर क्या है? पावलोव ने किस पर जोर दिया और स्किनर ने किस पर जोर दिया? देखो दोस्तों अच्छे से याद रखना आप इस सिद्धांत को, क्योंकि पेपर में प्रश्न आ जाए तो अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे मान लो ये पावलोव, इयान पेट्रोविच पावलोव, और दोस्तों ये है कौन? स्किनर। ये कौन दोस्तों? स्किनर। प्रश्न आ जाए आपसे पावलोव ने जो बल दिया, उद्दीपक को प्राथमिक बताया, सर्वश्रेष्ठ उद्दीपक को प्राथमिकता दी इसने। प्रश्न आ जाए पावलोव ने किसको प्राथमिकता दी? उद्दीपक को। और दोस्तों स्किनर ने जो प्राथमिकता दी वो किसको दी थी? अनुक्रिया को। किसको दी थी दोस्तों? अनुक्रिया को प्राथमिकता दी। याद रखना उद्दीपक को प्राथमिकता पावलोव, यदि पावलोव का ऑप्शन नहीं आता है तो थॉर्नडाइक आएगा। और दोस्तों अनुक्रिया पर जो प्राथमिकता दी थी वो दोस्तों किसने दी थी? स्किनर ने। याद रखना दोस्तों इसने उद्दीपक सामान्यीकरण पर बल दिया। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। उद्दीपक सामान्यीकरण की अस्वाभाविक क्रिया से होने वाला परिवर्तन, उद्दीपक सामान्यीकरण। और दोस्तों इसने जो बल दिया अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया। ये चीज़ विशेषकर याद रख के जाना। और दोस्तों इसने जो बताया पुनर्बलन, क्या दोस्तों? इसने जो बताया पुनर्बलन बच्चे को पहले दिया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को पुनर्बलन पहले दिया जाता है? पुनर्बलन का मतलब उद्दीपक दे दिया, पहले दिखा दिया इसको रोटी का टुकड़ा, घंटी बजा दी इसके सामने, पुनर्बलन पहले दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो पुनर्बलन दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा? बाद में दिया जाएगा। पहले बच्चे से वर्ग करवाएंगे। याद रखना, इस पर ध्यान रखना दोस्तों। पुनर्बलन प्रश्न आ जाए किस सिद्धांत में पुनर्बलन पहले दिया जाता है? पावलोव के सिद्धांत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस सिद्धांत में पुनर्बलन बाद में जाता है? स्किनर के सिद्धांत में। दोस्तों जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ याद रखना, वातावरण। याद है दोस्तों वातावरण प्राणी पर कार्य करता है। वातावरण प्राणी पर क्या करता है? कार्य करता है। जैसे दोस्तों पावलोव के सिद्धांत में वहाँ का घंटी का माहौल, घंटी बजना, भोजन उपस्थित होना, वातावरण। दोस्तों यहाँ प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। यहाँ प्राणी किस पर कार्य करेगा? वातावरण पर। जैसे दोस्तों आपके सामने रीट की तैयारी है, शिक्षक बनने जा रहे हो आप लोग, तो आपके सामने वातावरण है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो वातावरण प्राणी पर क्या करता है? कार्य करता है। यहाँ प्राणी किस पर वर्ग करेगा? वातावरण पर आधार करेगा। और दोस्तों याद रखना इसने यूसीएस और सीएस पर बल दिया है। यूसीएस और दोस्तों क्या? सीएस पर बल दिया है, या यूसीएस सीएस का युगलीकरण है। प्रश्न ये तो आप सभी को पता है, ये सभी को पता है। राजस्थान में जितने भी लोग कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं कि यूसीएस प्लस सीएस का युगलीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के सिद्धांत पर। और दोस्तों यहाँ पर जो युगलीकरण है वो है अनुक्रिया की श्रृंखला। क्या दोस्तों? अनुक्रिया की श्रृंखला। और दोस्तों साथ में क्या, यदि प्रश्न आ जाए आपसे कि जो यहाँ पर यूसीएस और क्या दोस्तों सीएस का युगलीकरण, यहाँ पर दोस्तों अनुक्रिया की श्रृंखला, और वह दोस्तों परिष्कृत या पुनर्बलन। सीएस यूसीएस और अनुक्रिया और दोस्तों क्या? पुनर्बलन का युगलीकरण। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया दोस्तों? स्किनर ने। और जो मैं दोस्तों अब बात करने जा रहा हूँ इसमें जो अनुक्रियात्मक जो व्यवहार होता है, अनुक्रियात्मक जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है दोस्तों? यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रियात्मक व्यवहार या पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रियात्मक व्यवहार कैसा होगा, दोस्तों जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें जो अनुक्रियात्मक व्यवहार होगा वो कैसा होगा दोस्तों? आंतरिक। कैसा होगा दोस्तों? आंतरिक।
और इसमें जो अनुक्रियात्मक व्यवहार होगा वो दोस्तों कैसे होगा, वो बाह्य है। याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया जो व्यवहार है आंतरिक होगा। क्या राइट जाएगा का आंसर दोस्तों, पावलोव। किस सिद्धांत में अनुक्रियात्मक व्यवहार बाह्य होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा, स्किनर। और एक प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसके अंतर्गत इसमें जो अधिगम होता है उद्दीपक के स्थानांतरण पर होता है। प्रश्न आ जाए यहाँ जो अधिगम होगा पावलोव के में उद्दीपक के स्थानांतरण पर होगा। उद्दीपक मिलेगा तो ही बालक अधिगम करेगा। अतः दोस्तों सीखना, प्रश्न आ जाए सीखना अधिगम के स्थानांतरण पर होता है, सॉरी उद्दीपक के स्थानांतरण पर होता है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका क्या, पावलोव। और दोस्तों इसी प्रश्न को यदि पेपर में यदि स्किनर से पूछे कि यहाँ पर जो अधिगम या सीखना है वो किसके स्थान पर दोस्तों, उद्दीपक के स्थान पर। और दोस्तों यहाँ पर जो सीखना होगा, यहाँ जो सीखना होगा वो श्रृंखला के स्थान पर, श्रृंखला के स्थान पर या पुनर्वलन के स्थान पर होगा। तो दोस्तों पावलोव और कौन सा, स्किनर में क्लियर कर चुका हूँ। पावलोव ने उद्दीपक को प्राथमिकता दी है, स्किनर ने अनुक्रिया को। यहाँ पर इसने उद्दीपक को उद्दीपन सामान्यीकरण, इसने अनुक्रिया सामान्यीकरण बताया है। यहाँ पर पुनर्वलन पहले, यहाँ पुनर्वलन बाद में। यहाँ वातावरण प्राणी पर कार्य करता है, यहाँ प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों यूसीएस और क्या सीएस का युगलीकरण है, यहाँ पर अनुक्रिया और दोस्तों क्या पुनर्वलन का युगलीकरण है। यहाँ पर जो बच्चे का अनुक्रियात्मक व्यवहार होगा वो कैसे होगा दोस्तों, आंतरिक। और यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, बाह्य। दिखेगा वर्ग उसका कि कितना वर्ग किया है बच्चे ने। और दोस्तों यहाँ पर जो सीखना होता है वो किसके स्थानांतरण पर, उद्दीपक के स्थानांतरण पर। और दोस्तों यहाँ पर जो सीखना होता है वो श्रृंखला के स्थान पर। दोस्तों अब जो पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न आ जाए आपसे, जो सक्रिय अनुबंधन है स्किनर ने कितने प्रकार का बताया। सक्रिय अनुबंधन प्रक्रिया स्किनर ने कितने प्रकार की बताई थी, सक्रिय अनुबंधन। दोस्तों आंसर रहेगा उसका क्या, 8 प्रकार की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न आ जाए निम्न में से स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन नहीं बताया है। अनुबंधन की जो प्रक्रिया है, सक्रिय अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की बताई दोस्तों, 8 प्रकार की। कैसे बच्चा सीखता है, तो दोस्तों याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे सीखेगा दोस्तों, एक तो पुरस्कार के द्वारा सीखना। याद रखना दोस्तों ये 8 पॉइंट, पुरस्कार द्वारा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुरस्कार द्वारा सीखना, एक तो बच्चा पुरस्कार द्वारा सीखता है। एक दोस्तों उपेक्षा द्वारा, किसी से आशा रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किसने क्या चीज़ बताया, एक तो पुरस्कार द्वारा सीखना, उपेक्षा द्वारा सीखना। एक दूसरे को पलायन द्वारा, भाग करके पलायन करेगा, पलायन द्वारा सीखना। और दोस्तों जो चौथा बचाया इसने, दंड से बचने के लिए। किससे दोस्तों, दंड से बचने के लिए सीखना। ये किसके अनुसार है, ये सक्रिय अनुबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो स्किनर ने कितने प्रकार की बताई थी, 8। पहला पुरस्कार, दूसरा उपेक्षा, तीसरा पलायन, चौथा कौन सा, दंड से बचने के लिए। और जो दोस्तों जो 5वीं अपन बात कर रहे हैं, विभेदक उद्दीपन के द्वारा सीखना, अंतर करना, विभेदक उद्दीपन के द्वारा सीखना। 2 विषय वस्तुओं में क्या करना दोस्तों, अंतर करना। और दोस्तों एक होता है विभेदक उपेक्षा द्वारा सीखना, विभेदक उपेक्षा द्वारा सीखना। दोस्तों विभेदक और विभेदक उद्दीपन होता है 2 वस्तुओं में अंतर करना सीखना। और विभेदक उपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों 2 प्रकार की आशा रखता हूँ कि यार मैं चलो ये मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो आप डॉक्टर और इंजीनियर में से कोई से बनते, ये मेरी अपेक्षा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप शिक्षक भर्ती में चाहे 3rd ग्रेड में अध्यापक बनो, चाहे 2nd ग्रेड में अध्यापक बनो, ये आशा रखना दोस्तों। यहाँ विभेदक उद्दीपक में से होता है चाहे आप मेरा पढ़ो चाहे किसी दूसरे का पढ़ो, तो दोस्तों वहाँ पर 2 विषय वस्तु में अंतर करना। जैसे आपकी हिंदी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, दोनों विषयों में अंतर करना। और दोस्तों विभेदक उपेक्षा का मतलब होता है अध्यापक की आशाओं के अनुरूप आप उसमें से कुछ भी बनो। एक होता है दोस्तों क्या बोलते हैं, सक्रियता के टालने में, सक्रियता के, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या दोस्तों, देखो अभी आपने पढ़ा था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है दोस्तों वो दिया था किसने, स्किनर ने। सक्रियता के टालने के लिए सीखना, सक्रियता के टालने के लिए सीखना, टालने के लिए सीखना। सक्रियता टालने का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए अपनी निरंतरता को भी रोक देनी चाहिए। ये नहीं कि लगातार आप प्रयास कर रहे हो और आपको, और कहने का मतलब बीच में रुकना भी जरूरी है, अंतराल। ये नहीं कि लगातार ऐसा भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने को मालूम ही नहीं है कि आप लोग पढ़ते जाओ सिलेबस में क्या है कुछ। वहाँ पर आपको थोड़ी जो आपकी सक्रियता है, आपकी याद करने की जो क्षमता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। ये नहीं कि मैं आपको दिन भर पढ़ाऊँ, तो मेरे को दोस्तों रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो सक्रियता को भी टालना है। और दोस्तों लास्ट है जो आपके सामने,
जो इसने किसने स्किनर ने बताया है वो भी अपने लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। विभेदक दंड प्रस्तुत करना, विभेदक दंड प्रस्तुत करना समझ में आ गया दोस्तों आपके सामने। विभेदक दंड प्रस्तुत करना, विभेदक का मतलब होता है अंतर करना और दंड प्रस्तुत करना। बच्चे को आप सिखा रहे हो, बच्चे से पूछना है या खड़े हो जाओ या क्लास से बाहर निकल जाओ, 2 प्रकार के दंड नहीं आएंगे समझ में दोस्तों। इधर जाए कुआं इधर जाए खाई, कहते हैं कि ऐसे मरेगा या वैसे मरेगा। दोस्तों विभेदक दंड प्रस्तुत करना, ये जो सक्रिय अनुबंधन है 8 प्रकार का बताया किसने, स्किनर ने। एक तो द्वारा पुरस्कार के द्वारा सीखना, एक उपेक्षा के द्वारा हमारी आशाओं के अनुरूप, एक बच्चा पलायन करके, एक दंड से बचने की भय से, एक विभेदक उद्दीपक 2 विषय वस्तु में अंतर करना, एक विभेदक उपेक्षा हमारी आशाओं के अनुरूप, एक सक्रियता के टालने के लिए। सक्रियता टालने को बोलता है दोस्तों थोड़ा सा आराम करके रुक करके सीखना। जैसे दोस्तों विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है, ये नहीं कि सुबह से शाम तक सिखाया जाता है दोस्तों, आधे घंटे का उसमें लंच भी होता है, तो थोड़ा सा रुकना। और विभेदक दंड प्रस्तुत होता है जब बच्चा कुछ ऐसा गड़बड़ करता है तो बच्चे के सामने 2 प्रकार के दंड निर्धारक किए जाते हैं मार्ग। तो दोस्तों वो कहलाता है कौन सा, सक्रिय अनुबंधन की प्रक्रिया, जो दोस्तों स्किनर ने कितने प्रकार की बताई थी, 8 प्रकार की बताई थी दोस्तों। अब जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, स्किनर ने शाब्दिक व्यवहार है वो कितने प्रकार का बताया। प्रश्न आ जाए स्किनर ने शाब्दिक जो व्यवहार है वो कितने प्रकार का बताया। दोस्तों अभी हमने बात की थी सक्रिय अनुबंधन 8 प्रकार का, सक्रिय जो शाब्दिक जो व्यवहार है दोस्तों वो बताया था दोस्तों स्किनर ने कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बताया था इसने कौन सा, मांग। क्या दोस्तों, मांग। मांग का मतलब आप जानते हो दोस्तों कि मांग का मतलब क्या होता है, कि मांग की पूर्ति के लिए, मांग की पूर्ति के लिए शब्दों को बोलना। मांग की पूर्ति के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप शिक्षक बनो, कि इस तरीक़ा से वर्क करो। तो दोस्तों मांग की पूर्ति होने पर शब्दों को पुनर्बलन मिलना। मांग की पूर्ति होने पर, मांग की पूर्ति होने पर, मांग की पूर्ति होने पर पुनर्बलन मिलना। मांग की पूर्ति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते हैं, रंगमंच पर कवि कविताएं पढ़ते हैं तो वो कहते हैं तालियां बजाओ। यदि मैं अच्छी कविता पढ़ रहा हूँ तो इस माहौल में तालियों से गड़गड़ाहट होनी चाहिए। व्यक्ति पहले से ही मांग कर रहा है और फिर जब आपको उसको पुनर्बलन दो, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो दोस्तों उसके बाद जब आप करते हो वो कहता है दोस्तों कौन सा, मांग शाब्दिक व्यवहार। मांग शाब्दिक, किसी के कहने पर, आप किसी के कहने पर उसमें पुनर्बलन देना दोस्तों कहलाता है, वो क्या बोलते हैं, मांग पूर्तिकरण। आपने देखा होगा दोस्तों इंडियन आइडियल, डांस इंडिया डांस में जो अच्छे आते हैं वो वोट मांगते हैं अपने लिए। तो दोस्तों जो वहाँ पर जो पुनर्बलन होगा वो होगा दोस्तों कौन सा, मांग शाब्दिक व्यवहार। और दूसरा दोस्तों मैं बताता हूँ आपको टैक्ट। क्या दोस्तों, टैक्ट। ये भी अपने आप में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्ट क्या है, किसी वस्तु को बताने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को बताने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को, जो वस्तु है उसी को, उन वस्तु को बताने की प्रक्रिया, वस्तु को बताने की प्रक्रिया। अर्थात चूहे को चूहे कहना, चूहे को क्या कहना दोस्तों, चूहा कहना। मार्कर को मार्कर कहना। प्रश्न आया पेपर में, मार्कर को मार्कर ही कहेंगे, क्या कहलाएगा, टैक्ट। दूध को दूध ही कहना, दही को दही कहना, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोलना, शिक्षक को शिक्षक, जो विषय वस्तु है उसको वही बोलना। तो दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा, टैक्ट। अब जो दोस्तों शाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों कौन सा, आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है दोस्तों प्रतिध्वनि व्यवहार। क्या दोस्तों, प्रतिध्वनि व्यवहार। याद रखना दोस्तों, प्रतिध्वनि व्यवहार। बता सकते हो दोस्तों आप कि प्रतिध्वनि व्यवहार क्या चीज़ है। प्रतिध्वनि व्यवहार क्या, किसी की हुबहू नकल करना, किसी की हुबहू नकल करना। जैसे मान लो हो सकता है आपको मेरा कुछ अच्छा लगे, आप उसके प्रति आप हुबहू नकल कर रहे हो, तो वो होता है दोस्तों क्या, प्रतिध्वनि व्यवहार। ठीक है दोस्तों, अर्थात अनुकरण करना। और लास्ट बता दोस्तों, आप लोगों ने कभी सुना है, क्या आपसे आता है कि शाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत जो स्किनर ने चौथा पॉइंट कौन सा बताया, तो दोस्तों आप बता सकते हो, उसका नाम है क्या, ऑटोक्लिटिक व्यवहार। क्या दोस्तों, ऑटोक्लिटिक व्यवहार। ऑटोक्लिटिक व्यवहार का अर्थ जानते हो आप, ऑटोक्लिटिक व्यवहार। ऑटोक्लिटिक व्यवहार दोस्तों, ऑटोक्लिटिक व्यवहार क्या होता है, आप बता सकते हो कि ऑटोक्लिटिक जो व्यवहार है जो स्किनर ने बताया है वो क्या होता है, कि ऑटोक्लिटिक व्यवहार क्या होता है। दोस्तों ऑटोक्लिटिक व्यवहार का मतलब होता है अन्य शाब्दिक व्यवहार पर आधारित होता है, अन्य शाब्दिक आधार पर। देखो दोस्तों, अन्य शाब्दिक व्यवहार पर आधारित होता है, पुनर्बलन पर होता है।
दोस्तों मैं एक साइकोलॉजी का अध्यापक हूँ, क्लियर। और दोस्तों मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं तो बच्चों को डेली पुनर्बलन देता ही हूँ, पर लेकिन दोस्तों किसी कारणवश प्रिंसिपल ने आकर के मेरी क्लास चेक कर ली और बच्चे को दोस्तों उसको पुनर्बलन देने लग गए, या दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को वेरी गुड करा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है दोस्तों क्या बोलते हैं अन्य से कोई बाहर अधिकारी आकर के चेक कर ले और बच्चे से कहे वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपके गुरुजी। मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति कहेगा। प्रश्न आ जाए आपसे कि जो आपके लिए जो बना हुआ है, जो आपके लिए जो बना हुआ है वो नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पुनर्बलन दे, तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? ऑटोक्रेटिक व्यवहार। दोस्तों ये स्किनर ने बताए थे 4 प्रकार के व्यवहार। मांग का मतलब होता है दोस्तों मांग करने पर पुनर्बलन देना। टैक्ट का मतलब होता है जो वस्तु है उसको ऐसे की ऐसे बोलना। और प्रतिध्वनि व्यवहार का मतलब होता है दोस्तों नकल करना, हुबहू करना। और ऑटोक्रेटिक व्यवहार का मतलब होता है आप नहीं, कोई अन्य दूसरा व्यक्ति उस पर क्या करेगा? टिप्पणी करेगा। दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा? शाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत ऑटोक्रेटिक व्यवहार। दोस्तों इसके अंतर्गत जो स्किनर की अपन पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना दोस्तों, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं पुनर्बलन अनुसूची। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी अपने आप में, पुनर्बलन अनुसूची। प्रश्न आ जाए पेपर में, पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। एक तो दोस्तों सतत है दोस्तों, सतत पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची। और दोस्तों दूसरे का नाम क्या है? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। सतत अनुसूची का मतलब होता है प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। प्रत्येक अनुक्रिया, आप कुछ भी अनुक्रिया कर रहे हो, चाहे कुछ भी है, हर एक 2 घंटे में कुछ न कुछ स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट होते हैं, बच्चे गुरुजी ये सही है, ये सवाल सही है, ये सही है, उस पर बार बार आप पुनर्बलन कर रहे हो, तो दोस्तों सतत का मतलब लगातार। आंशिक जो पुनर्बलन जो सूची होती है, कुछ ही पर जो आपको अच्छा लगे। बच्चे ने दोस्तों 10 पेज भरे हुए हैं और आपने पूरे पेज पर साइन नहीं किए, इस पे कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, तो दोस्तों कहते हैं आंशिक कुछ ही पर अपनी टिप्पणी करना। तो वो दोस्तों कहलाएगा क्या? टिप्पणी करना आंशिक। और सभी पेजों पर आप साइन कर रहे हो, वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा? सतत पुनर्बलन अनुसूची। जो आपको पसंद आए दोस्तों उस पर आप टिप्पणी करोगे, वो कहलाएगा दोस्तों आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। और दोस्तों पेपर में यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है, दोस्तों 4 प्रकार की। याद रख के जाना, अब भी आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको कि आंशिक जो पुनर्बलन अनुसूची है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों 4 प्रकार की होती है। पहला नाम सुना हो आपने दोस्तों उसका, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। देखना दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, निश्चित अनुपात, ये दोस्तों इसके भेद हैं। पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित का मतलब होता है प्रत्येक, कोई भी आपने फिक्स बना लिया कि इसके 5वें पेज या 7वें पेज पर अपने को टिप्पणी करनी है, या 5वें पेज को 7वें पेज पर अपने को पुनर्बलन देना है, हर पर नहीं देना है। मान लो दोस्तों कोई 1 से 10 पेज हैं कि आज बच्चे ने, जरूरी नहीं कि आप प्रत्येक, निश्चित आपने धारणा बना ली कि मेरे को इस स्टूडेंट को भी या इस पेज पर आपसे टिप्पणी करनी है, या जब तक ये काम कंप्लीट आएगा, या प्रत्येक 5 दिन में मेरे को हिंदी पढ़ानी है। जैसे दोस्तों मैं निश्चित था आपको कि संडे टू संडे साइकोलॉजी पढ़ाना, ठीक है दोस्तों, या हर शुक्रवार को मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, हर गुरुवार को दोस्तों मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, हर बुधवार को मैं शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा। एक निश्चित अनुपात बना लेता हूं कि इस डे को, इस वर्ग को, इस समय में ये काम करूंगा, या हर 5 घंटे बाद मैं ये सब विषय पढ़ूंगा। तो दोस्तों निश्चित अनुपात पुनर्बलन सूची। और दूसरे दोस्तों हम जो दूसरे पढ़ने जा रहे हैं वो है परिवृत्य। क्या दोस्तों? परिवृत्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। परिवृत्य अनुपात का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित। क्या दोस्तों? अनिश्चित होता है कि चलो यार आज मूड बढ़ गया, आज ही साइकोलॉजी पढ़ा देते हैं, आज मूड बन गया, आज शिक्षण पढ़ा देते हैं, आज संस्कृत पढ़ा देते हैं, कोई भी निश्चित नहीं है, चलो आज मूड बन गया, आज बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसी पुनर्बलन अनुसूची जिसमें कुछ भी विषय वस्तु अनिश्चित नहीं होती है। जब चाहे जब बच्चे को पुनर्बलन दे दो, जब चाहे जब आप पढ़ा दो, तो अनिश्चित होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? निश्चित होता है। और दोस्तों जो तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने वो है निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित अंतराल का मतलब होता है दोस्तों
जैसे अंतराल का मतलब समय में, जैसे हर 30 सेकंड में, सेकंडों की बात आएगी दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, हर 30 सेकंड में, हर 50 सेकंड में कुछ ना कुछ बोलना। जैसे दोस्तों कवि वगैरह कुछ बोलते हैं, हर 30-25 सेकंड में आप लोग उस पर टिप्पणी करते हो, अच्छा वेरी गुड, हंसते हो। तो यहाँ पर सेकंडों की बात आती है कि चलो 30 सेकंड का, 50 सेकंड का या मिनट का, 1-1, 2-2 मिनट पर बच्चे को मेरे को पुनर्बंध देता है। बच्चा कुछ बोलता जाता है, वेरी गुड, फिर बच्चे ने बोला शाबाश, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि निश्चित अंतराल, जहाँ पर सेकंड और घंटों की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों 5 या 7 शब्दों की या विषय वस्तु की पेज की बात की जाती है, या दिन की भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तो आपको क्या कि ना, अंतराल, जैसे कुछ बच्चा बोल रहा है, तुरंत ही बच्चा बोलता रहता है वेरी गुड, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। हर 30 जैसे बच्चे को आपको 500 शब्द बोलने और आपने 30-50 सेकंड पर बच्चों को आप कुछ ना कुछ बोलते रहे, तो दोस्तों वो आएगा कहाँ पर, निश्चित अंतराल। कौन सा दोस्तों, अनुसूची। अब जो दोस्तों जो मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी के अंतर्गत दोस्तों परिवृत्त अनुपात अंतराल हो गया दोस्तों। अब बात किसकी कर रहे हैं हम दोस्तों, याद रखना आप, ये अपनी जो बात की थी अंतराल की, अब बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, अनुपात की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अनुपात की बात कर रहे हैं। किसके अंतर्गत, परिवृत्त जो अनुपात, यहाँ पर हमने लोग क्या पढ़ा था, परिवृत्त अनुपात अनुसूची। यहाँ दोस्तों हम जो पढ़ा था निश्चित अंतराल अनुसूची। अब जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या, परिवृत्त अनुपात अनुसूची। दोस्तों इसके अंतर्गत जो होता है, किसके अंतर्गत, परिवृत्त के अंतर्गत होता है। पहले हम लोगों ने अनुपात वाला पढ़ लिया, ये कौन सी बात है दोस्तों, अनुपात। अब जो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अंतराल। दोबारा देखो दोस्तों, निश्चित अनुपात पुनर्बरण अनुसूची, प्रत्येक 5 दिन में या 7 दिन में कोई टिप्पणी करना। परिवृत्त का मतलब होता है अनिश्चित, कभी भी। निश्चित अंतराल में दोस्तों सेकंड या घंटे आएंगे। और दोस्तों परिवृत्त का परिवृत्त अनुपात में होता है दोस्तों अनिश्चित, चाहे घंटे में, चाहे 2 घंटे में, चाहे 10 सेकंड में, चाहे 20 सेकंड में कुछ ना कुछ बोलना, तो दोस्तों कहलाएगा परिवृत्त अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आंशिक के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये जो आपने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, सतत और कौन सा, आंशिक। सतत का मतलब दोस्तों लगातार, आंशिक का मतलब दोस्तों कुछ ही वर्ग में। दोस्तों स्किनर ने जो पुनर्बलन बताया 2 प्रकार का, सकारात्मक और कौन सा, नकारात्मक। दोस्तों सकारात्मक की अपन बात करें, पुनर्बलन 2 प्रकार का, ये अनुसूची थी जिसकी अपन बात कर रहे थे। सकारात्मक 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में दोस्तों जन्मजात, प्राथमिक का मतलब जन्मजात, द्वितीयक का मतलब दोस्तों अर्जित। जैसे दोस्तों उसमें भूख हो गया, भोजन, प्यास हो गया, ये भी क्या दोस्तों पुनर्बलन है, भोजन, पानी। और दोस्तों यहाँ पर जो अर्जित में आएगा, जैसे धन हो गया, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया। यदि प्रश्न आता है, वैसे ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर लेकिन पुनर्बलन 2 प्रकार का, सकारात्मक भी 2 प्रकार का, प्राथमिक और कौन सा दोस्तों, द्वितीयक। और दूसरी बात करने जा रहे हैं, नकारात्मक का मतलब भय, दंड, क्रोध, घृणा, सब इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। अब जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे